हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की इस वीडियो में हम लोग जनवरी महीने की वीकली करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जनवरी महीने के लास्ट वीक की सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग 22 से लेकर के 31 जनवरी के बीच में करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस के अंदर 1 से लेकर के 21 जनवरी तक की करंट अफेयर्स को कराया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी इसके बाद देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने है, भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है। तो अगर हम मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो 2021 तक थे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, लेकिन इन्होंने अक्टूबर 2021 में इस्तीफा दे दिया था। तो अब उसके बाद भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। इनको हाल ही में अपॉइंट कर दिया गया है। तो याद रखिए, भारत के अब नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में अक्सर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उनमें से सबसे पहला टूर्नामेंट होता है। तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के अगर हम पुरुष एकल यानी कि मेन सिंगल्स इवेंट की बात करें तो इसको जीत लिया है राफेल नडाल ने। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल में हराया है रूस के डेनियल मेडवेडेव को। साथ ही आपको बता दूं, राफेल नडाल जो हैं ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में इनका दूसरा खिताब था, लेकिन अगर हम चारों को मिलाकर देखें, चारों जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो ये इनका टोटल 21वां ग्रैंड स्लैम में एकल का खिताब था। और इस तरीके से ये ग्रैंड स्लैम के अंदर मेन सिंगल्स का सर्वाधिक बार खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। फिर अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया पुरुष एकल को जीता है राफेल नडाल ने, उसी तरीके से यहाँ पर महिलाओं का जो इवेंट हुआ था इसको जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। एशले बार्टी जो है ये आज के समय दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब पहली बार जीता है और ओवरऑल ये इनका तीसरा खिताब था। और इन्होंने यहाँ पर फाइनल में हराया था अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी डेनियल कॉलिंस को। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। हाल ही में गूगल कंपनी ने भारतीय एयरटेल में कितनी धनराशि का निवेश करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा जो गूगल कंपनी है इसने साल 2020 में भारत के अंदर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक फंड की शुरुआत की थी जिसका नाम था गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, और उसकी वैल्यू थी $10 बिलियन। यानी कि $10 बिलियन का फंड शुरू किया था गूगल कंपनी ने भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए। और इसी के हिस्से के रूप में सबसे पहले $4.5 बिलियन का इन्वेस्ट किया गया था जियो में। यानी कि गूगल कंपनी ने जियो में $4.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। और अब उसी तरीके से इस $10 बिलियन के फंड में से $1 बिलियन यहाँ पर गूगल कंपनी ने भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करने की घोषणा की है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि $1 बिलियन। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया गया है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए पूरे भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन हाल ही में स्थापित किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। तो दिल्ली से लेकर के जयपुर के बीच में जो नेशनल हाईवे है उसी के बीच में हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। ये चार्जिंग स्टेशन इतना बड़ा है कि इसके अंदर एक बार में 100 कारों को चार्ज किया जा सकता है। वहीं आपको बता दूं, अगर आपसे ये पूछें कि भारत का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर है, तो वो बनाया गया था हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में काजा नाम की जगह है और यहीं पर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें आपको ध्यान रखनी है। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर नीरज चोपड़ा को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो नीरज चोपड़ा जो कि भारत के एक मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी हैं,
और आपको पता होगा 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो खेलों में इनके प्रदर्शन के लिए तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और साथ ही इस साल के लिए यानी कि 2022 में इनको देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी दिया गया है। लेकिन इन्होंने भारतीय सेना में सूबेदार के रूप में भी सेवाएं दी हैं और उसके चलते इनको इस बार के गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। वैसे आपको बता दूं कि साल 2022 के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक टोटल 29 जवानों को दिया गया है, जिनमें से एक नीरज चोपड़ा भी हैं। 27 जनवरी को भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसने की है? तो मध्य एशिया में आप जानते हैं टोटल 5 देश आते हैं, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। तो इन 5 देशों के जो प्रमुख हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सभी लोगों के बीच में पहली बार एक बैठक का आयोजन किया गया और इसकी मेजबानी की है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 5 मध्य एशियाई देश हैं इनके यहाँ पर राष्ट्रपति हैं और साथ ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी लोगों ने यहाँ पर वर्चुअली मीटिंग की है। प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी चरणजीत सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य से थे। तो भारत के मशहूर हॉकी खिलाड़ी और पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन चरणजीत सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। ये थे हिमाचल प्रदेश से। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही आपको बता दूं कि 1960 में जब रोम में ओलंपिक गेम्स हुए थे तो वहां पर भारतीय हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। इसी तरीके से 1964 में 4 साल बाद जब टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हुए थे तो वहां पर भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था और इन दोनों ही ओलंपिक गेम्स के अंदर ये चरणजीत सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। 1964 में जब भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था तो उस टीम की इन्होंने अगुवाई की थी, यानी कि यही उस समय कैप्टन थे। साथ ही आपको बता दूं कि 1962 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी भारत ने सिल्वर मेडल जीता था और उसमें भी ये पार्टिसिपेट किए थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय T2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? T2 का मतलब है टाइगर टाइम्स 2, यानी कि ये ऐसी साइट्स को मिलता है जिन्होंने 2010 की तुलना में वहां पर अपने बाघों की आबादी को 2 गुना कर दिया है। तो अभी हाल ही में जिस टाइगर रिजर्व को मिला है ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु के एरोड जिले में है और इसको ये पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि 2010 में यहाँ पर बाघों की आबादी थी 40, लेकिन अब ये बढ़कर हो चुकी है 80, यानी कि आप देख सकते हैं डबल हो चुका है और इसी के चलते इसको अंतर्राष्ट्रीय T2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साल 2022 के लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय T2 पुरस्कार दिया गया है ये भारत के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को तो मिला ही है, इसके अलावा एक नेपाल की भी साइट को मिला है जिसका नाम है बर्दिया नेशनल पार्क। तो बर्दिया नेशनल पार्क और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन दोनों को 2022 में यह सम्मान दिया गया है। 2022 की ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी है? तो जो ब्रांड फाइनेंस है ये हर साल दुनिया की 500 सबसे बेस्ट जो मूल्यवान ब्रांड हैं उनकी लिस्ट जारी करता है। तो 2022 के लिए भी जारी कर दी गई है। इसके अनुसार जो सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है ये दोबारा से बनी है एप्पल कंपनी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांड फाइनेंस ने जो ग्लोबल 500 कंपनियों की लिस्ट जारी की है इसमें टॉप 5 पर है। नंबर 1 पर है एप्पल कंपनी, दूसरे स्थान पर है अमेजन, तीसरे स्थान पर है गूगल, चौथे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट और 5वें स्थान पर है वॉलमार्ट। यानी कि आप देख सकते हैं टॉप 5 जो कंपनियां हैं सबसे मूल्यवान कंपनियां हैं वो सभी अमेरिका में हैं। और इन 500 कंपनियों की लिस्ट में से क्या भारत की कोई कंपनी यहाँ पर शामिल हो पाई है? तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि इन टोटल 500 कंपनियों में से भारत की 13 कंपनियां शामिल हुई हैं। भारत की जो 13 ब्रांड्स इनमें शामिल हो पाई हैं उनमें से सबसे पहले है टाटा ग्रुप जिसकी ग्लोबल रैंक है 78, यानी कि ये टॉप 100 में शामिल होने वाली भारत की तरफ से एकमात्र ब्रांड है। फिर इसके बाद यहाँ पर भारत के जो अन्य 12 ब्रांड्स हैं इनके भी नाम आप देख सकते हैं। हाल ही में असम सरकार ने इनमें से किस उद्योगपति को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है?
तो असम की गवर्नमेंट ने अपना जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान शुरू किया है, इसका नाम है असोम वैभव। और ये सबसे पहली बार दिया गया है भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। रतन टाटा को ये पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इनके जो टाटा ट्रस्ट कंपनी है उसने आसाम के अंदर वहाँ पर कैंसर उपचार के लिए सुविधाएं स्थापित करने में काफ़ी योगदान दिया है। तो इसी के चलते यहाँ पर रतन टाटा को असम सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। असम में इस समय बीजेपी की सरकार है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के इस समय राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना मिलेना साल्वेनी का हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि ये कौन से शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं। तो उन्हीं में से एक है कथकली, जो कि केरल राज्य का क्लासिकल डांस है। तो इसी को परफॉर्म करती थी मिलेना साल्वेनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मिलेना साल्वेनी जो है ये इटली मूल की एक फ्रांसीसी नृत्यांगना थी जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत के मशहूर कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज का भी निधन हो गया था, तो उनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं, तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों है केरल राज्य के, कथक जो है ये उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है, मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी ओडिशा का और सतरिया जो है ये असम का क्लासिकल डांस है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने राजभवन में जनरल बिपिन रावत हॉल का अनावरण किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं इस बार 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है, 73rd रिपब्लिक डे। और इसी अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा, इन्होंने वहाँ के राजभवन में जनरल बिपिन रावत हॉल का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अरुणाचल प्रदेश में जो वहाँ पर राजभवन है वहीं पर जनरल बिपिन रावत हॉल का अनावरण किया गया है। जनरल बिपिन रावत आप जानते हैं भारत के प्रथम सीडीएस थे और उससे पहले ये भारतीय सेना के प्रमुख भी रहे थे। और इनको 2022 में देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, पद्म विभूषण। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। एयर इंडिया को आधिकारिक तौर पर टाटा सन्स को किस तारीख को सौंप दिया गया? तो एयर इंडिया एक प्राइवेट कंपनी बन चुकी है क्योंकि एयर इंडिया एयरलाइंस को हाल ही में भारत सरकार ने टाटा सन्स को सौंप दिया है। तो भारत सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को हैंडओवर किया था 27 जनवरी 2022 को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एयर इंडिया के विनिवेश के लिए भारत सरकार ने साल 2022 के अक्टूबर महीने में बोली प्रक्रिया का आयोजन किया था और उसको 18,000 करोड़ रुपए के साथ में टाटा सन्स ने जीत लिया था। तो अब टाटा सन्स को एयर इंडिया सौंप दी गई है। वर्ष 2022 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा हुई है? तो साल 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की अनाउंसमेंट की जाती है, जो कि देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं भारत रत्न के बाद में। तो इस साल के पद्म पुरस्कारों की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है ये भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, फिर तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्मश्री। तो इस बार टोटल पद्म पुरस्कार जो अनाउंस किए गए हैं इनकी संख्या है 128। इनमें से 4 तो हैं पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता, इनमें से 17 हैं पद्म भूषण विजेता और 107 हैं पद्मश्री पुरस्कार विजेता। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टोटल कितने पद्म पुरस्कारों की अनाउंसमेंट हुई है? आंसर हो जाएगा 128। इस बार के पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 2022 के पद्म पुरस्कारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट विजेता हैं उनके नाम रिवाइज करवाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो ये टोटल 4 लोगों को दिया गया है और इन सभी 4 लोगों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि सबसे पहले है प्रभा अत्रे। तो प्रभा अत्रे जो कि भारत की एक मशहूर शास्त्रीय गायिका हैं, इनको कला की श्रेणी में पद्म विभूषण दिया गया है। फिर इसके बाद गीता प्रेस गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम खेमका, इनको मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया है। फिर इसके बाद
भारत के प्रथम सीडीएस जो जनरल बिपिन रावत थे, इनको मरणोपरांत सिविल सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और फिर चौथे व्यक्ति हैं कल्याण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। तो इनको सार्वजनिक मामले यानी कि पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। फिर अगर हम पद्म भूषण की बात करें, जो कि 17 लोगों को दिया गया है, तो फटाफट मैं आपको इनके नाम बताता हूँ। सबसे पहले हैं गुलाम नबी आज़ाद, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनको पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है। फिर भारत के मशहूर अभिनेता विक्टर बनर्जी, गुरमीत बाबा, जो कि पंजाब की एक लोक गायिका थी, इनको मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया है। फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इनको भी यहाँ पर पब्लिक अफेयर्स की कैटेगरी में दिया गया है, हालांकि इन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया है। फिर नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि इस समय टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री की कैटेगरी में दिया गया है। इसी तरीके से कृष्णा एला और सुचित्रा एला, जिन्होंने भारत बायोटेक कंपनी की स्थापना की थी, इनको भी यहाँ पर ट्रेड एंड इंडस्ट्री की कैटेगरी में दिया गया है। फिर अमेरिका की मशहूर शेफ और फूड जर्नलिस्ट मधुर जाफरी, इनको पाक कला यानी कि कलनरी की श्रेणी में दिया गया है। फिर भारत के मशहूर पैरा भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया, इनको स्पोर्ट्स की कैटेगरी में पद्म भूषण दिया गया है और ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में पद्म भूषण पाने वाले इस साल एकमात्र खिलाड़ी हैं। फिर इसके बाद राशिद खान, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं, इनको यहाँ पर कला की श्रेणी में दिया गया है। राजीव महर्षि, जो कि आप जानते हैं भारत के 13वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, तो इनको यहाँ पर सिविल सेवा में दिया गया है। फिर सत्यनारायण नरेला, जो कि आज के समय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं, इनको भी यहाँ पर ट्रेड एंड इंडस्ट्री में दिया गया है। फिर इसी तरीके से भारतीय मूल के जो गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इनको भी यहाँ पर ट्रेड एंड इंडस्ट्री में दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक साइरस पूनावाला को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। फिर साइंस एंड इंजीनियरिंग की कैटेगरी में भी यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया गया है, जिनका नाम है संजय राजाराम। ये मैक्सिको के एक कृषि वैज्ञानिक हैं, तो इनको मरणोपरांत सम्मान दिया गया है। फिर मशहूर ओडिया लेखक प्रतिभा राय, स्वामी सच्चिदानंद, भारत के मशहूर लेखक और सोशल रिफॉर्मर, इनको भी यहाँ पर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। फिर आखिर में है वशिष्ठ त्रिपाठी, इनको भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये तो रहे पद्म भूषण विजेता। यहाँ पर मैंने आपको सभी 17 लोगों के नाम बताए हैं। अब अगर हम पद्मश्री की बात करें, तो पद्मश्री जैसा कि आप जानते हैं टोटल 107 लोगों को दिया गया है। तो इनमें से 10 जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। भारत के मशहूर पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल, जिन्होंने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। फिर प्रमोद भगत, भारत के मशहूर पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। नीरज चोपड़ा, भारत के मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता। अवनी लेखरा, भारत के मशहूर पैरा शूटर, जिन्होंने पैरा ओलंपिक गेम्स लास्ट टाइम में 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। फिर वंदना कटारिया, जो कि एक भारत की मशहूर महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। शंकर नारायणन मेनन और फैसल अलीदार, ये दोनों लोग मार्शल आर्ट से संबंधित हैं। फिर ब्रह्मानंद सांखवालकर, जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे। तो ये 8 लोग हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। फिर इसके अलावा सोनू निगम, भारत के मशहूर गायक, और सुलोचना चौहान, भारत की मशहूर गायिका, इन दोनों लोगों को यहाँ पर कला की श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये जो सारे विजेता हैं, इनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं। डेफिनेटली आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी बालासुब्रमण्यम को इनमें से किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जी बालासुब्रमण्यम जो है, इनको हाल ही में जिस कंट्री का हाई कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया है, ये कंट्री एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है नाइजीरिया। तो नाइजीरिया में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे जी बालासुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ किस दिन मिला दिया गया? तो इंडिया गेट और नेशनल वार मेमोरियल, ये दोनों ही भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित हैं। तो हाल ही में क्या हुआ है, इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति जलती थी, अब इसको नेशनल वार मेमोरियल की ज्योति के साथ में मिला दिया गया है, और ये किया गया 21 जनवरी 2022 को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यह है इंडिया गेट, जहाँ पर अभी तक अमर जवान ज्योति जलती थी, लेकिन अब इसको यहाँ पर नेशनल वार मेमोरियल की ज्योति के साथ में मिला दिया गया है।
इसका मतलब ये है कि अब इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति जलती थी वो नहीं जलेगी। यहाँ पर सिर्फ नेशनल वार मेमोरियल के अंदर ही ज्योति जलेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि इंडिया गेट और नेशनल वार मेमोरियल के बीच में ये जो जगह है, यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो होलोग्राम 3D प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है। यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये है नेशनल वार मेमोरियल और ये है इंडिया गेट, और इसके बीच में ये जो जगह है यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 3D प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत ने सुनामी के मद्देनजर टोंगा को कितने अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की है? तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि टोंगा नाम का एक कंट्री है जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, और यहीं पर हुंगा टोंगा ज्वालामुखी है जहां पर हाल ही में भयंकर विस्फोट हुआ था और इसके चलते सुनामी भी आई थी। तो जो भी लोग यहाँ पर इससे प्रभावित हुए हैं उनकी हेल्प के लिए भारत सरकार ने 2 लाख डॉलर की तत्काल राहत सहायता की अनाउंसमेंट की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 लाख डॉलर। भारतीय नौसेना की किस कमांड ने संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर यानी कि XPL 2022 का आयोजन किया? तो भारतीय नौसेना की जो पश्चिमी नौसेना कमान है जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इसी ने हाल ही में समुद्री अभ्यास का आयोजन किया जिसका नाम था पश्चिम लहर। और इस अभ्यास के अंदर भारत की जो तीनों सेनाएं हैं यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और साथ ही में इंडियन कोस्ट गार्ड, उन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। इस अभ्यास का आयोजन इसलिए किया गया था कि जो भारत की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड हैं उनके बीच में आपसी तालमेल बना रहे। तो भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने इसका आयोजन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। रूस, चीन और ईरान। रूस, चीन और ईरान की नौसेनाओं ने किस स्थान पर नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 का आयोजन किया? तो चीरू 2022 नाम का जो नौसैनिक अभ्यास है इसमें 3 देशों की नौसेनाओं ने पार्टिसिपेट किया, चाइना, ईरान और रसिया। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया है गल्फ ऑफ ओमान में, यानी कि ओमान की खाड़ी में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में, यानी कि जो वित्त वर्ष अभी चल रहा है और ये 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा, इसमें भारत की GDP विकास दर कितने % रहेगी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, इसने भारत के बारे में जो GDP विकास दर का अनुमान जारी किया है यह है 9%। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। इससे पहले IMF ने अनुमान लगाया था 9.5%, लेकिन अब कम करके कर दिया है 9%। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि IMF का हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है, और इसमें जो सबसे ऊंचा पद होता है वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर का, जो कि अभी के समय है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और साथ ही में जो दूसरा सबसे ऊंचा पद है वो है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का, और इसके जो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भारतीय मूल की व्यक्ति बनी है जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलें सौंप दी हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रूस। तो भारत और रूस ने टोटल 6,70,000 AK-203 असॉल्ट राइफलों के लिए आपस में समझौता किया था, और ये जो डील थी ये थी 5,124 करोड़ रुपए की। तो इसमें यह डिसाइड किया गया था कि 70,000 जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स हैं इनको रसिया से डायरेक्ट इंपोर्ट किया जाएगा, और बाकी जो 6 लाख राइफल्स हैं उनको भारत में ही भारत और रूस के जो संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसका नाम है इंडो रसिया राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि अमेठी के अंदर बेस्ड है, उत्तर प्रदेश के अमेठी में, वहां पर इनको बनाया जाएगा। तो जो 70,000 रूस से आने वाली थी वो हाल ही में भारत को डिलीवर कर दी गई हैं। तो इसका आंसर होगा रसिया। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कौन से शहर के अंदर स्थापित की गई है? तो भारत के जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उनको ट्रेन करने के लिए देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। 2024 में जो पैरा ओलंपिक गेम्स होंगे पेरिस के अंदर, उसमें भारतीय खिलाड़ियों को प्रदर्शन बेहतर हो उसको देखते हुए देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित की गई है। आपको पता होगा 2020 में जो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे, हालांकि वो 2021 में हुए थे कोविड-19 महामारी के चलते, तो उसमें पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया था, और भारत के 2 खिलाड़ियों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल भी जीता था, एक तो प्रमोद भगत और दूसरे कृष्णा नागर।
तो ये भारत के जो 2 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। यूएनडीपी इंडिया की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है? तो देश के युवाओं को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और उससे निपटने के तौर तरीकों के बारे में जागरूक करने के लिए हाल ही में यूएनडीपी इंडिया ने प्राजक्ता कोहली को, जो कि एक यूट्यूबर हैं, इनको यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये जो किताब है ये किसने लिखी है? तो भारत के मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में अपनी किताब लिखी है जिसका टाइटल है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ये भारत की आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य पर हाल ही में लॉन्च की गई है। इसी तरीके से हाल ही में एक और किताब लॉन्च की गई है जिसका टाइटल है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। तो आपको ये बताना है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सुभाष चंद्र गर्ग। तो सुभाष चंद्र गर्ग जो कि भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं, इन्होंने हाल ही में किताब लिखी है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। इसमें इन्होंने बताया है कि साल 2030 तक भारत किस तरीके से 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है और इसी अवसर पर नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को साल 2021 में भारत सरकार ने अपना दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया था, पद्म विभूषण। तो हाल ही में इनको नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। भारतीय संसद के मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन पार्लियामेंट का जो ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है इसका नाम है डिजिटल संसद और इसी को हाल ही में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया है। तो डिजिटल संसद नाम की जो एप्लीकेशन है इस पर संसद की, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की लाइव कार्यवाही यहाँ पर दिखाई जाएगी। साथ ही इस एप्लीकेशन के ऊपर लोग ये भी देख सकते हैं कि उनके क्षेत्र के जो सांसद हैं वो कौन कौन सी डिबेट्स में हिस्सा ले रहे हैं, ये सब जानकारी भी ले सकते हैं। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस भारतीय फिल्म ने एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो जिस तरीके से भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होता है गोवा में, उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर वहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होता है ये वहाँ की राजधानी ढाका में आयोजित किया जाता है। तो इस बार इसका 20वां संस्करण हाल ही में हुआ है और इसके अंदर जो एशियाई फिल्म प्रतियोगिता सेक्शन था उसमें भारत की फिल्म ने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये फिल्म है कूजंगल और कूजंगल नाम की जो मूवी है ये एक तमिल मूवी है और यही वो फिल्म है जिसको 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भेजा गया था, लेकिन ये नॉमिनेट नहीं हो पाई है, यानी कि ऑस्कर की रेस से ये फिल्म बाहर हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हुआ है इसके एशियाई फिल्म प्रतियोगिता सेक्शन में इसने बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। वर्ष 2022 के लिए टोटल कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ये भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हर साल देश के बच्चों को टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है और इस बार ये टोटल 29 बच्चों को दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। इन 29 बच्चों में से 15 इसमें बॉयज हैं और 14 यहाँ पर गर्ल्स को शामिल किया गया है। वर्ष 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है भारत की स्मृति बंधाना को। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ये हर साल के आखिर में साल के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको सम्मानित करता है। तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है शाहीन अफरीदी को, जो कि है पाकिस्तान से। तो ओवरऑल साल 2021 का बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है शाहीन अफरीदी को। लेकिन अगर हम अलग अलग फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है जो रूट को। फिर बेस्ट वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है पाकिस्तान के बाबर आजम को और बेस्ट T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को।
तो ये तो मैंने आपको पुरुषों के बारे में बताया। इसी तरीके से महिलाओं में आप देख सकते हैं बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है भारत की स्मृति मंधाना को। तो ओवरऑल बेस्ट क्रिकेटर बनी है भारत की स्मृति मंधाना। लेकिन अगर हम ओडीआई में देखें तो यहाँ पर विजेता है दक्षिण अफ्रीका की लिजेल ली। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है टैमी ब्यूमोंट को। इन सब के अलावा साल 2021 के लिए बेस्ट अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है मराइस इरास्मस को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के एक अंपायर हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि साल 2021 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया महिलाओं में ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है भारत की स्मृति मंधाना, उसी तरीके से पुरुषों में चुना गया है पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। हाल ही में ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किस स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो ये टूर्नामेंट पहली बार हुआ है, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा सकता है। ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जो है ये हाल ही में आयोजित किया गया था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कटक के अंदर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये जो टूर्नामेंट था ये बैडमिंटन वर्ल्ड टूर जो इवेंट्स होते हैं उसमें ये सुपर 100 लेवल का टूर्नामेंट था। हाल ही में किस तमिल फिल्म को 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नामांकित किया गया है। तो 2022 के अंदर ऑस्कर पुरस्कारों का 94वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में भारत की एक फिल्म को भेजा गया था जिसका नाम था कूजंगल। ये भी एक तमिल फिल्म थी लेकिन इसको नॉमिनेट नहीं किया गया है, तो ये तो ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई है। लेकिन भारत की एक और फिल्म है जिसको बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में भेजा गया है, इसका नाम है जय भीम। और ये मदर इंडिया, फिर उसके बाद सलाम बॉम्बे और लगान के बाद भारत की चौथी फिल्म बनी है जिसको यहाँ पर बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। तो जय भीम जो है ये एक तमिल मूवी है, इसको आपको ध्यान रखना है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जो है इसका आयोजन हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया और इसमें महिला एकल का खिताब जीत लिया है पीवी सिंधु ने। भारत की मशहूर बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने यहाँ पर महिला एकल का खिताब जीत लिया है। 26 जनवरी 2022 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया। तो गणतंत्र दिवस जो है ये 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इस बार भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। 73rd रिपब्लिक डे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में कुल कितनी झांकियां शामिल हुई थी। तो इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में टोटल 21 झांकियां शामिल हुई थी और इन 21 में से 12 तो अलग अलग राज्यों से थी और बाकी जो अन्य 9 हैं वो थी भारत के अलग अलग मंत्रालयों या फिर विभागों की। तो इस तरीके से टोटल 21 झांकियां इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में दिखाई गई थी। और आपको बता दूं कि इस बार जिस राज्य की झांकी को बेस्ट झांकी का पुरस्कार मिला है यह है उत्तर प्रदेश की झांकी। 73वें गणतंत्र दिवस की परेड में वायुसेना के कितने विमानों और हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। तो इस बार की गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय वायुसेना के टोटल 75 विमानों या फिर हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया था। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कई सारे पुरस्कार अनाउंस किए जाते हैं। तो अगर हम पुलिस कर्मियों की बात करें तो इस बार टोटल 939 पुलिस कर्मियों को सम्मान दिए गए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो पुलिस पदक जो हाल ही में अनाउंस किए गए हैं इनमें से पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री ये टोटल दिए जाएंगे 189, जिनमें से सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को दिए गए हैं। प्रेसिडेंशियल पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस यह दिया गया है टोटल 88 पुलिस कर्मियों को और पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस ये दिया गया है 662 पुलिस कर्मियों को। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने कर्मियों को वीरता और अन्य रक्षा अलंकरण पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई।
तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के कर्मियों को जो वीरता और रक्षा अलंकरण पुरस्कार दिए जाते हैं वो इस बार टोटल 384 दिए गए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस बार टोटल 384 गैलेंट्री और डिफेंस डेकोरेशंस की अनाउंसमेंट की गई है टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल एंड अदर। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो आपको ध्यान रखना है ये है शौर्य चक्र, जो कि भारत का शांति काल में दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होता है। ये दिया गया है टोटल 12 जवानों को। फिर इसके बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है ये 29 जवानों को दिया गया है और इन्हीं में से एक है नीरज चोपड़ा। बाकी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुल कितने जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो अभी मैंने आपको बताया कि शांति काल में भारत के अंदर जो तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है शौर्य चक्र, ये टोटल 12 जवानों को दिए जाने की अनाउंसमेंट की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बॉटलैब डायनेमिक्स स्टार्टअप ने बीटिंग रिट्रीट समारोह 2022 में कितने ड्रोन के साथ आकाश में लाइट शो का प्रदर्शन किया। तो बीटिंग रिट्रीट समारोह जो होता है ये गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का प्रतीक होता है और ये हर साल 29 जनवरी की शाम को आयोजित किया जाता है नई दिल्ली में विजय चौक पर, और इसमें मुख्य अतिथि होते हैं देश के राष्ट्रपति। तो इस दौरान कई सारी धुनें बजाई जाती हैं और भारतीय जो सेनाएं हैं वो वापस लौटती हैं। तो इस बार के बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान भारत के एक स्टार्टअप ने जिसका नाम है बॉट लैब डायनेमिक्स, इसने IIT दिल्ली के सहयोग से 1000 ड्रोन के साथ में आकाश में लाइट शो का प्रदर्शन किया। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1000 ड्रोन्स। जाने माने पुरातत्वविद और इतिहासकार तिरु आर नागास्वामी का निधन हो गया। ये कौन से राज्य से थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के एक मशहूर पुरातत्वविद और इतिहासकार थे तिरु आर नागास्वामी, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। 25 जनवरी 2022 को इनमें से किस राज्य ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। तो इसीलिए हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है 25 जनवरी 2022 को। हिमाचल प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ा करके 38 वर्ष कर दी है। यानी कि इस राज्य के अंदर अब 38 साल तक के जो छात्र हैं वो सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। तो ये राज्य कौन सा है, ये है ओडिशा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि ये जो फैसला लिया गया है ये सिर्फ 3 सालों के लिए लिया गया है, 2021, 22 और 2023। यानी कि इन सालों के दौरान भर्ती के लिए जो आवेदन निकलेंगे सिर्फ उन्हीं के लिए ये लागू किया जाएगा। तो ओडिशा के अंदर अब जो छात्र हैं वो 32 के बजाय 38 साल तक सरकारी नौकरियों के लिए एलिजिबल होंगे। इनमें से कौन सा राज्य जनवरी 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो है ये पहली बार आयोजित की जाएगी केरल के अंदर। तो ये जनवरी 2023 में भारत के केरल राज्य के अंदर होने वाली है। हाल ही में किस जीव की एक नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर प्रिस्टी मैंटिस ग्रेटा थनबर्गी रख दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंढक, यानी कि फ्रॉग। तो रेन फ्रॉग यानी कि वर्षा मेंढक की एक हाल ही में नई प्रजाति खोजी गई है पनामा के जंगलों में और उसी प्रजाति का नाम रखा गया है प्रिस्टी मैंटिस ग्रेटा थनबर्गी। ग्रेटा थनबर्ग जिनके नाम पर इस मेंढक की प्रजाति का नाम रखा गया है ये स्वीडन की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। 5 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर 216 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है ये संत रामानुजाचार्य की स्टैच्यू है और इसकी ऊंचाई है 216 फुट। तो हाल ही में इसका अनावरण किया गया है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर विजिट किया था और यहीं पर इन्होंने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। यहाँ पर आपको बता दूं कि बैठे हुई मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है थाईलैंड के अंदर, जो महात्मा बुद्ध की स्टैच्यू है और उसकी ऊंचाई है 302 फुट। लेकिन यहाँ पर जो 216 फुट की संत रामानुजाचार्य की स्टैच्यू बनाई गई है ये बुद्धा की स्टैच्यू के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची स्टैच्यू है सिटिंग पोजीशन में।
साथ ही आपको बता दूं कि इस स्टैचू को बनाने के लिए पंच धातु का इस्तेमाल किया गया है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो भारत का जो चुनाव आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, और इसी की स्थापना को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 25 जनवरी। और इस बार के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम रखी गई है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, यानी कि समावेशी, सुगम और सहभागी निर्वाचन की ओर अग्रसर। अब यहाँ पर मैं आपको जनवरी के लास्ट वीक में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले 23 जनवरी को मनाया गया है पराक्रम दिवस। साल 2021 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो इस साल भी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। और आपको बता दूं कि इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। 24 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। फिर 24 जनवरी को ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। और इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की थीम रखी गई है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। फिर इसके बाद 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया यानी कि नेशनल वोटर्स डे, जिसकी इस बार थीम रखी गई है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। फिर 25 जनवरी को ही मनाया गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस यानी कि नेशनल टूरिज्म डे। और इस बार के नेशनल टूरिज्म डे की थीम रखी गई है रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। फिर इसके बाद 26 जनवरी को जैसा कि हम सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया गया, और इस बार 73rd रिपब्लिक डे मनाया गया है। फिर इसके बाद 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। और फिर आखिर में 30 जनवरी को मनाया गया शहीद दिवस यानी कि मार्टियर्स डे, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इफको। आपको बताना है कि इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो इफको के इससे पहले तक अध्यक्ष थे बलविंदर सिंह नकई, जिनकी 2021 में डेथ हो गई थी, तो उनके बाद से ये पद खाली था। तो अब इफको के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप संघानी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। इफको का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। ये फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर निर्माता कंपनी है। 24 जनवरी 2022 को इनमें से किस राज्य का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 जनवरी 2022 को 73वां स्थापना दिवस मनाया है उत्तर प्रदेश राज्य ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी सन 1950 को। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस स्थान पर उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है, और इसी उपलक्ष्य में यह फैसला लिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक स्टैचू स्थापित की जाएगी इंडिया गेट के पास नई दिल्ली में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। हालांकि आपको बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो स्टैचू का निर्माण है, जब तक नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर 3D होलोग्राम प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी। और इस 3D होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था 23 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इसी जगह पर अभी के लिए 3D होलोग्राम प्रतिमा प्रदर्शित की गई है। बाद में यहीं पर जो रियल स्टैचू है उसको निर्मित किया जाएगा। बारबेडोस गणराज्य के पहले आम चुनाव में किसने जीत हासिल की है? बारबेडोस जो कंट्री है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ये एक कैरिबियाई देश है और ये सबसे नया रिपब्लिक कंट्री बना था। तो यहाँ पर हाल ही में आम चुनाव करवाए गए और इसमें जीत हासिल की है मिया अमोर मोटली ने। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो मिया अमोर मोटली जो है ये बारबेडोस गणराज्य की पहली प्रधानमंत्री बन गई हैं। साथ ही आपको बता दूं कि बारबेडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन, और यहाँ की जो राष्ट्रपति बनी है उनका नाम है डेम सेंड्रा मेसन। लखनऊ की आईपीएल टीम का नाम क्या रखा गया है? तो साल 2022 में दो नई आईपीएल टीमें शामिल होंगी। एक तो है अहमदाबाद की आईपीएल टीम और दूसरी है लखनऊ की आईपीएल टीम।
तो जो लखनऊ की आईपीएल टीम है, इन्होंने हाल ही में अपना नाम अनाउंस किया है। लखनऊ की आईपीएल टीम का नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जो दो नई टीमें बनी हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जो टीम अहमदाबाद है, अभी तक इसका नाम अनाउंस नहीं किया गया है। इन्होंने अपना कैप्टन बनाया है हार्दिक पांड्या को और कोच बनाया है आशीष नेहरा को, और इसके ओनर हैं सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स। जो लखनऊ सुपर जायंट्स है, जिसका नाम अनाउंस किया गया है, इसके कैप्टन हैं केएल राहुल, और इन्होंने अपना कोच बनाया है जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को, और इसके ओनर हैं आरपीएसजी ग्रुप। तो इन दोनों टीमों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछा सकता है कि आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ने किसे अपना कप्तान बनाया है। तो जो लखनऊ सुपर जायंट्स है, इन्होंने अपना कप्तान बनाया है केएल राहुल को। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स जो है, इन्होंने हाल ही में अपना लोगो भी जारी किया है। अमेरिका स्थित ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। तो हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर ने दुनिया के 13 वर्ल्ड लीडर्स के लिए रेटिंग जारी की थी, और इसमें जो सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है वो भारत के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरे नंबर पर थे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, तीसरे स्थान पर थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो भारत के अंदर जो भी लोग या फिर संस्था आपदा प्रबंधन में अपना बेहतरीन योगदान देते हैं, उनको सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। और इसके पुरस्कार विजेताओं की अनाउंसमेंट हर साल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती यानी कि पराक्रम दिवस के अवसर पर की जाती है। तो इस बार के ये पुरस्कार अनाउंस कर दिए गए हैं। इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में विजेता हैं प्रोफेसर विनोद शर्मा, और संस्थागत श्रेणी में दिया गया है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट को। तो यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में पूछा गया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपको एक चीज और बता दूं कि व्यक्तिगत श्रेणी में जो विजेता होता है उसको मिलता है 5 लाख रुपए, और जो संस्थागत श्रेणी में विजेता होता है उसको दिया जाता है 51 लाख रुपए। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट जारी की है। तो इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स रिपोर्ट जो होती है, इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में ओडिशा सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए किस संस्था के साथ में समझौता किया है। तो ओडिशा राज्य के जो छोटे और सीमांत किसान हैं, उनकी खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए हाल ही में ओडिशा सरकार ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ में समझौता किया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है, इसका मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में, और इसी को साल 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया। आपको बताना है कि ये एक प्रसिद्ध क्या थे। तो मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया, जिनको HPS अहलूवालिया भी कहा जाता है, ये भारत के एक मशहूर पर्वतारोही थे। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था, और साहसिक कार्यों के लिए जो भारत में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, वो भी इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है यानी कि नासा, इसके अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, इसके कैनेडी स्पेस सेंटर के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पास करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं जानवी डांगेती। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, और इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पास किया है, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली व्यक्ति हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो जर्मनी के बर्लिन शहर में एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और यही हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी करता है। तो हाल ही में साल 2021 के लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया गया है, और इसमें भारत की रैंक है 85। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। हालांकि पिछले साल भारत की रैंक थी 86, तो यहाँ पर भारत ने 1 पायदान की ग्रोथ की है।
हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र संबंधी कार्य प्रदर्शन की जानकारी देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर कोयला क्षेत्र से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पोर्टल का नाम है कोयला दर्पण। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में प्रत्येक वर्ष किसकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पराक्रम दिवस जो है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई गई है 23 जनवरी को। महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो हाल ही में एशिया लेवल पर महिलाओं का हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया गया। ये टूर्नामेंट जो है ये इसका 10वां संस्करण था और इसमें टोटल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछें इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन किया गया था ओमान की राजधानी मस्कट में। ये जो टूर्नामेंट था ये 2022 में ही जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा महिलाओं का, उसके लिए एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था। यानी कि इसके अंदर जो भी 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं वो 2022 के जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा महिलाओं का उसके लिए क्वालिफाई कर गई हैं। तो जो 4 टीमें यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुंची हैं उन 4 टीमों के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं। सेमीफाइनल में जो 2 कंट्रीज हार गए थे, एक तो था चीन, दूसरा था भारत, और फिर यानी कि जापान और दक्षिण कोरिया फाइनल में पहुंच गए थे। तो फाइनल में जापान ने यहाँ पर दक्षिण कोरिया को हरा दिया था। इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जापान ने महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब जीत लिया है। तो जापान ने यहाँ पर जीता गोल्ड मेडल। दक्षिण कोरिया क्योंकि सेकंड प्लेस पर आया तो इसको मिला सिल्वर मेडल। और फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए चाइना और भारत के बीच में मैच करवाया गया जिसको भारत ने जीत लिया, यानी कि भारत ने यहाँ पर जीता है कांस्य पदक। तो देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। और आपको बता दूं कि जो भारतीय महिला हॉकी टीम इसमें गई थी उसको लीड कर रही थी भारत की जो गोलकीपर हैं सविता पुनिया, क्योंकि रानी रामपाल जो कि कैप्टन हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची थी वो 2022 के महिलाओं के हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। तो आप सभी को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 2022 का जो महिलाओं का हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। भारत में पहली बार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक यानी कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है? तो आपको पता होगा कि अभी तक गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये नेशनल लेवल पर जारी किया जाता था, लेकिन अब इसको जिला स्तर पर भी जारी किया गया है। तो पहली बार जिस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में इसको जारी किया गया है ये है जम्मू कश्मीर। तो भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने हाल ही में पहला गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो इसमें जम्मू कश्मीर के जो 20 जिले हैं उनके लिए यहाँ पर रैंकिंग तैयार की गई है। भारत के महान खिलाड़ी सुभाष भौमिक का हाल ही में निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये कौन से खेल से जुड़े थे। तो सुभाष भौमिक जो हैं ये भारत के एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी थे और इन्होंने कोच के रूप में भी सेवाएं दी हैं। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। इंडोनेशिया ने अपनी प्रस्तावित राजधानी का नाम क्या रखा है? तो इंडोनेशिया की जो प्रस्तावित राजधानी है इसका नाम रखा गया है नुसंतारा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडोनेशिया जो है ये कई सारे आइलैंड्स का ग्रुप है और अभी के समय जो इंडोनेशिया की राजधानी है इसका नाम है जकार्ता और ये जिस द्वीप के ऊपर है इस द्वीप का नाम है जावा आइलैंड। जावा आइलैंड। तो अभी के समय इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता जो कि जावा आइलैंड के ऊपर है, लेकिन अब इसको बोर्नियो आइलैंड के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। ये जो पूरा आइलैंड है इसको बोला जाता है बोर्नियो आइलैंड और इसमें वैसे 3 देशों का हिस्सा है। एक तो ये कंट्री है ब्रुनेई, फिर इसके अलावा ये जो सारा रीजन है ये है मलेशिया का और फिर बाकी ये जो रेड कलर के बाउंड्री से मार्क है ये है इंडोनेशिया का हिस्सा। तो इस पूरे बोर्नियो आइलैंड के ऊपर जो इंडोनेशिया का हिस्सा है इसका नाम है कालीमंतन और इस कालीमंतन को इंडोनेशिया ने 5 अलग अलग प्रोविंस में डिवाइड किया है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कालीमंतन और बीच में है सेंट्रल कालीमंतन। तो इसी में से जो ईस्ट कालीमंतन है यहीं पर एक नया शहर बसाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है नुसंतारा और यही होगी यहाँ की प्रस्तावित राजधानी, लेकिन अभी के समय है जकार्ता।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 से लेकर के 26 मई तक विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कौन से शहर के अंदर आयोजित की जाएगी? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो हर साल बैठक होती है, इसका आयोजन किया जाता है दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, लेकिन इसकी जो वार्षिक बैठक होती है ये स्विट्जरलैंड में ही एक अन्य शहर में होती है जिसका नाम है दावोस। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते जनवरी 2020 के बाद से ये किसी भी साल आयोजित नहीं की गई है। तो अब इसको आयोजित करने का फैसला किया गया है 22 से लेकर के 26 मई तक। इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के दावोस में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो पहला सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। और दूसरा सवाल यह है कि भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इनके आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह यानी कि 22 से लेकर के 31 जनवरी तक के बीच में करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। और इसी के साथ हम लोगों ने जनवरी महीने के चारों वीडियोस के अंदर 1 से लेकर के 31 जनवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अब मैं इसके बाद पूरे जनवरी महीने की जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सेलेक्ट करके मंथली करंट अफेयर्स के रूप में लेकर आऊँगा। तब तक आपने अगर इनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको ज़रूर देखें, ताकि जब मैं मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आऊँ तो वहाँ पर आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देखते ही कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।